नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 14 जून और 14 जून को आपका DSSS जेल वार्डर का एग्जाम था, जो कि फर्स्ट का समाप्त हो गया है। फर्स्ट में आपके 40 जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न जो हो सकते थे वो प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखने से पहले जो स्टूडेंट के द्वारा जो रिव्यू भेजा गया था उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के द्वारा ही भेजा गया है, बस कॉपी पेस्ट किया गया है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि रीजनिंग का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ, ऐसा ही भेजा गया था, ठीक है। तो रीजनिंग पोर्शन की बात करते हैं, तो रीजनिंग जो पोर्शन है वो दोस्तों आपका ईजी बताया गया है। इसके अलावा जो GK का जो पोर्शन था वो दोस्तों आपका मॉडरेट लेवल का बताया गया है, जो कि अभी हम लोग देखेंगे कुछ प्रश्नों को। साथ में जो मैथ का जो पोर्शन था वो आपका वेरी वेरी ईजी आपको बताया गया है, यानी कि बहुत आसान प्रश्न आपका मैथ से पूछा गया था। वहीं पर इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश का जो पोर्शन था आपका ईजी था, लेकिन पारा जंबल वाज मॉडरेट, यानी कि जो पारा जंबल पूछा गया था वो आपका मॉडरेट लेवल का पूछा गया था। वहीं पर बात करेंगे हिंदी का, तो हिंदी का भी पोर्शन आपका वेरी वेरी इजी है, जो कि देखने को मिला था। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू है। अब हम लोग चलिए प्रश्नों को देखते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक पर आपका फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक 5 प्रो परचेस करते हैं तो मात्र आपको 466 रुपये में देखने को मिलेगा। साथ में कूपन कोड आप APG यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, जो कि पहले 10% का ही मिलता था। टेक्स्ट बुक की बात करेंगे, जैसा कि जुलाई माह में या जून माह में पूरे जुलाई जून आपका DSSS का विभिन्न पोस्टों का एग्जाम होना है, तो उन सभी एग्जामों का तो मॉक टेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, साथ में PYQ भी आपको मिलेगा। इसके अलावा आप अगर SSC का तैयारी कर रहे हैं, बैंक का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा स्टेट लेवल का भी कोई एग्जाम का तैयारी करें, यानी कि टॉप से टॉप लेवल यानी UPSC से लेकर ग्रुप D तक के एग्जामों का आप यहाँ पर मॉक टेस्ट और PYQ वहाँ पर एक्सेस कर पाते हैं मात्र एक ही पास में। याद रहे कि PYQ का आप यहाँ पर PDF भी डाउनलोड कर पाते हैं, और अगर आपका इसका सिलेक्शन हो जाता है किसी भी एग्जाम में तो आप इनसे इनका फुल रिफंड भी ले पाते हैं, ठीक है। तो लिंक की बात करेंगे, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा, एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। याद रहे कूपन कोड APG यूज करना है, ठीक है। तो देखिए आज का जो पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि महाराष्ट्र में हिंदू के द्वारा मनाया जाने वाला नया वर्ष किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र की बात करेंगे तो हिंदू के द्वारा जो मनाया जाने वाला जो नया वर्ष है वो आपका गुड़ी पड़वा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गुड़ी पड़वा, ठीक है। महाराष्ट्र हिंदू के द्वारा मनाया जाने वाला नया वर्ष गुड़ी पड़वा के रूप में जाना जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है। इसके अलावा गुड़ी पड़वा नव वर्ष की शुरुआत और फसल का मौसम है। इसके अलावा गुड़ी पड़वा नाम 2 शब्दों से लिया गया है, गुड़ी जिसका अर्थ होता है भगवान ब्रह्मा का ध्वज या प्रतीक, और पड़वा जिसका अर्थ होता है चंद्रमा के चरण का पहला दिन, ठीक है। इसके अलावा ये जो त्यौहार है ये त्यौहार को संवत्सर पर्वों के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है, यानी कि अब तक जितना बार एग्जाम हुआ है उन सभी किसी न किसी शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया है उगादी के बारे में। तो उगादी की बात करते हैं तो उगादी वह त्यौहार है जो कि भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों के लिए पारंपरिक नए वर्षों को चिन्हित करता है। तो इसको भी याद रखिएगा, उगादी कहाँ कहाँ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। जो अभी आपके प्रश्न पूछे गए हैं उसके ऑप्शन में सिर्फ आंध्र प्रदेश ही है, याद रहे कि तेलंगाना और कर्नाटक भी रह सकता है। इसके अलावा तमिलनाडु में मनाया जाने वाला जो नया वर्ष त्यौहार है वो आपका पुथांडु के रूप में मनाया जाता है। विशु की बात करेंगे तो भारत का केरल राज्य है जो कि आपका हिंदू त्यौहार है, नववर्ष त्यौहार है आपका विशु। तो विशु आपका कहाँ मनाया जाता है, तो आपका केरल में मनाया जाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी नियामक संस्था भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की देखरेख करती है। तो माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की देखरेख करने वाला जो नियामक जो संस्था है उसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, जैसा कि हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है उसी प्रकार भारत का केंद्रीय बैंक आपका भारतीय रिजर्व बैंक है, और जिसके पास देश में संचालित सभी वित्तीय संस्थानों को विनियमित और पर्यवेक्षण करने का अधिकार है। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस संस्थानों जैसे कि MFI को गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान यानी कि NBFCS माना जाता है, और NBFCS के लिए नियामक ढांचे के तहत RBI द्वारा विनियमित किया जाता है। इसके अलावा RBI माइक्रो फाइनेंस बैंक के लिए दिशा निर्देश और नियम निर्धारित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह पारदर्शी और जिम्मेदार तरीके से काम करते हैं और ग्राहकों के हितों की रक्षा करते हैं। इसके अलावा RBI MIFS का नियमित परीक्षण और ऑडिट भी करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे नियमों का अनुपालन करते हैं और वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हैं। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, साथ में इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसका जो
नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण है वो आपका 1949 ईस्वी में हुआ था। इसके वर्तमान में जो गवर्नर है वो आपके शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा आपका अन्नामुडी, ठीक है, अन्नामुडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर चलती है। इसके अलावा पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरता है। इसके अलावा पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे ऊपर से नीचे की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। इसके अलावा सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुडी, उसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, इसको भी याद रखिएगा। और जो डोडो बेटा है उसकी ऊंचाई है आपका 2637 मीटर। इसके अलावा ये पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनामुडी भारत के केरल राज्य में स्थित है। इसके अलावा पश्चिमी घाट विश्व के 8 जैविक हॉट स्पॉट में से एक है, ठीक है। इसके अलावा पश्चिमी घाट गुजरात के सोनगढ़ शहर से शुरू होता है और पश्चिमी घाट तमिलनाडु में मारुथुवाज मलाई स्वामी थोप में समाप्त होता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की आत्मकथा पुस्तक का क्या नाम है। युवराज सिंह के आत्मकथा पुस्तक का नाम आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर होगा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है, टेस्ट ऑफ माई लाइफ इसका राइट आंसर होगा। अगर यहीं पर आपका टेस्ट की जगह आपका रेस्ट रहता द रेस्ट ऑफ माई लाइफ तो इसका राइट आंसर होता मिल्खा सिंह, ठीक है, मिल्खा सिंह के आत्मकथा पुस्तक का नाम है द रेस्ट ऑफ माई लाइफ और युवराज सिंह के आत्मकथा पुस्तक का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, पुस्तक का पूरा नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू द कैंसर एंड बैक। युवराज सिंह की आत्मकथा है। अंत में वो अपने एनजीओ वायूसीएन के बारे में लिखते हैं कि ग्रामीण भारत में मुफ्त कैंसर निदान प्रदान करने वाला संगठन है। इसके अलावा वह एक पूर्व भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर थे जिन्होंने खेल के सभी प्रारूपों में खेला है। इसके अलावा वो एक हरफनौला खिलाड़ी हैं जो मध्य क्रम में दाएं हाथ से बल्लेबाजी करता है और धीमी बाएं हाथ की ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हैं और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी शैली और हरफनौला क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा क्रिकेटर युवराज सिंह को कैंसर के ट्यूमर का पता चला था। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता सचिन तेंदुलकर के आत्मकथा पुस्तक का नाम, तो सचिन तेंदुलकर के आत्मकथा पुस्तक का नाम होता प्लेइंग इट माई वे, इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। प्लेइंग इट माई वे आपके पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता अनब्रेकेबल अगर पूछा जाता अनब्रेकेबल इन ऑटोबायोग्राफी जो पुस्तक है वो किसकी आत्मकथा है, तो इसका नाम होता आपका मैरी कॉम, जिन्होंने अपने और जीतने की चाहत के बीच कभी कुछ नहीं आने दिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। इसके अलावा और भी पूछा जाता जैसा कि कल महात्मा गांधी की आत्मकथा पुस्तक का नाम पूछा गया था सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसका है, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसके अलावा और भी बहुत सारे आत्मकथा पुस्तक का नाम पूछा गया है जो कि आपको कल या और परसों के पीडीएफ में वहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पर भेजा गया है, आज का भी पीडीएफ भेज दिया जाएगा। अगला है कि आईसीसी ओडीआई 2023 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान किसे बनाया गया था। कप्तान के बारे में पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका रोहित शर्मा हो जाएगा। आईसीसी के द्वारा जो ओडीआई का जो क्रिकेट टीम बनाया गया था सभी देशों से मिलाकर, उसमें रोहित शर्मा को कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान थे पैट कमिंस को आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का विजेता घोषित किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो आईसीसी ओडीआई 2023 था आपका वो आपका जीता था ऑस्ट्रेलिया और रनअप भारत रहा था और भारत में ही इसका आयोजन हुआ था। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि आपका आईसीसी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में देते रहिएगा, इससे हाँ सभी संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला है बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है। बोडो भाषा की बात करते हैं तो या बोडो जनजाति की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका असम होगा। असम में ही बोडो भाषा या बोडो जनजाति है जो कि रहता है। बोडो भाषा सामान्यतः मुख्यतः असम में बोली जाती है। बोडो जिसे बोडो भी कहा जाता है भारत के असम राज्य में सबसे बड़ा निर्जातीय समूह है, वह उत्तर पूर्वी भारत में फैला हुआ है। इसके अलावा मुख्य रूप से असम के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में केंद्रित है, हालांकि बोडो असम और मेघालय के अन्य सभी जिलों में भी निवास करता है। इसके अलावा बोडो को आधिकारिक तौर पर भारत के संविधान के तहत बोडो कचारी इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचाना जाता है। बोडो लोग बोडो भाषा बोलते हैं जो भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। यहाँ पर भाषा का जिक्र हुआ ही है
तो भाषा से संबंधित आपके एग्जाम में यानी कि आपके DSSB जेल वार्डर के एग्जाम में एक प्रश्न शास्त्रीय भाषा से संबंधित पूछा जा रहा है कि हमेशा हर शिफ्ट में पूछा जाता है, इस शिफ्ट में भी पूछा गया होगा, हालांकि प्रश्न मिले नहीं है, प्रश्न का संख्या थोड़ा सा कम मिला है। कोई बात नहीं, जब हम लोग ऑल शिफ्ट के वीडियो को देखेंगे उसमें सारे प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो शास्त्रीय भाषा की जब हम लोग बात करते हैं तो आपके वर्तमान में 6 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। उसमें से जो तमिल है, तमिल ऐसा पहला भाषा था जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था सन 2004 में। इसके अलावा संस्कृत को दिया गया था, संस्कृत की बात करेंगे तो इसे सन 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। इसके अलावा जो तेलुगु है और आपका कन्नड़ है, तेलुगु और कन्नड़ की बात करेंगे तो इसे 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। इसके अलावा एक कल पूछा गया था, कल के थर्ड शिफ्ट में या कोई भी शिफ्ट में पूछा गया था मलयालम को किस वर्ष, तो मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। वहीं पर उड़िया की बात करेंगे तो उड़िया को सन 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाता सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा तो उड़िया होता, सबसे प्राचीन तो तमिल होता, इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया आपसे बथुकुम्बा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बथुकुम्बा की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका तेलंगाना होगा। बथुकुम्बा उत्सव में महिलाएं पारंपरिक पट्टू साड़ी पहनकर एक समूह में महा बथुकुम्बा नृत्य करती है। इसके अलावा बथुकुम्बा तेलंगाना का एक फूल और सांस्कृतिक उत्सव है। बथुकुम्बा मूल रूप से शहर के गली के कोनों और मंदिरों में शंकु के आकार के फूलों का ढेर है। इसके अलावा बथुकुम्बा के अलावा आपके एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है लोहड़ी। लोहड़ी की बात करेंगे तो लोहड़ी आपका, तो इसका राइट आंसर आपका पंजाब होता। पंजाब में लोहड़ी के अलावा बैसाखी भी मनाया जाता है। गुरु पर्व जो कि कल ही पूछा गया था, गुरु पर्व भी आपका पंजाब में ही मनाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ त्यौहारों को देखें तो आपका गंगा दशहरा है, वो आपका उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इसके अलावा गुड़ी पड़वा जो कि अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ही गुड़ी पड़वा से रिलेटेड था कि महाराष्ट्र का नववर्ष उत्सव है। इसके अलावा गणेश चतुर्थी है। इसके अलावा गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि लार में मौजूद उस एंजाइम का नाम बताना है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन पर काम करता है या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अमाइलेज, ठीक है। अमाइलेज इसका राइट आंसर है। लार में एंजाइम लार युक्त एमाइलेज या टाइलिन होता है जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का पाचन करता है। इसके अलावा यह एंजाइम द्वारा मुंह में ही माल्टोज लगभग 30% स्टार्च का एक एंजाइम में घुलनशील हो जाता है। उचित कार्य के लिए इसे क्षारीय माध्यम यानी कि अनुकूलतम pH 6.8 की आवश्यकता होती है, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा लार में लाइसोजाइम नामक एक एंजाइम भी होता है। यह एक जीवाणु विरोधी घटक के रूप में कार्य करता है और जो संक्रमण को रोकता है। इसके अलावा पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है, तो राइट आंसर होगा पेप्सिन। इसके अलावा ट्रिप्सिन के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो ट्रिप्सिन एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। इसके अलावा ट्रिप्सिन निष्क्रिय रूप से ट्रिप्सिनोजेन नामक अग्नाशय के द्वारा निर्मित होता है। इसके अलावा अगर आपसे सेलुलोज डी के बारे में पूछा जाएगा तो सेलुलोज डी ग्लूकोज इकाइयों से बना एक सीधी श्रृंखला पॉलीसेकेराइड है जो बीटा ग्लाइकोसिडिक श्रृंखला से जुड़ता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है। एकल नागरिकता से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से एक प्रश्न तो आपका एकल नागरिकता से संबंधित था। तो भारत में जो एकल नागरिकता है वो आपका ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से अपनाया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका इंग्लैंड होगा, ठीक है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटिश संविधान अर्थात इंग्लैंड से ली गई है। भारत का संविधान पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता प्रदान करता है। इसके अलावा नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान के प्रारंभ के बाद भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण, निर्धारण और समाप्ति से संबंधित मामलों से संबंधित है, ठीक है। एकल नागरिकता कहने का मतलब है कि आपका देश में बस एक ही नागरिकता होगा, वो आपका भारत का नागरिकता होगा, ना कि अगर आप बिहार में रहते हैं तो बिहार का नागरिकता होगा, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश का नागरिकता होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको एक नागरिकता होगा जो कि भारत का नागरिकता होगा। जहाँ भी जाइएगा भारत के नागरिक के नाम से ही कहलाइएगा, ठीक है। इसके अपोजिट अगर देखें कि दोहरी नागरिकता क्या होता है, तो दोहरी नागरिकता आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा। अमेरिका में अमेरिका का नागरिकता तो है ही, साथ में अलग अलग जो स्टेट है यानी कि न्यूयॉर्क हो गया, वहाँ का नागरिकता अलग है। इसके अलावा जो वाशिंगटन डीसी हो गया, वहाँ का नागरिकता अलग है, ठीक है। वो तो वही जो एकल नागरिकता है आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है।
इसके अलावा नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद की बात करेंगे तो आपका 5 से लेकर 11 तक का जो अनुच्छेद है आपका नागरिकता से ही संबंधित है, और भाग 2 है जो कि आपका नागरिकता से संबंधित है। उस बात को भी आप याद रखिएगा। जो एक और क्वेश्चन क्या पूछा गया था स्टूडेंट, जब जो लोग देख रहे होंगे, जो लोग एग्जाम देकर आए होंगे, वे लोग जरूर से ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि सुरमा नदी, जिसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है, डैश से निकलती है, ठीक है। तो सुरमा नदी या बराक नदी दोनों एक ही का नाम है। ये निकलती है आपका मणिपुर की पहाड़ियों से, ठीक है। इसके अलावा बराक रिवर की बात करेंगे तो बराक रिवर भारत के मणिपुर में, नागालैंड में, मिजोरम में, वो असम राज्य और बांग्लादेश में बहने वाली 900 किलोमीटर लंबी एक नदी है। इसके अलावा बराक रिवर की बात करेंगे तो 900 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, तो भारत में आपका 524 किलोमीटर है 900 किलोमीटर में से। इसके अलावा 31 भारत बांग्लादेश सीमा पर और बाकी बांग्लादेश में बहती है। भारत में लखीमपुर से लेकर भंगा का 121 किलोमीटर का नदी मार्ग बड़ी नौकाओं को चलाने के लिए अनुकूल है, और इसे भारत के सन 2016 में राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित कर दिया गया है। इस नदी का कुल जल संभर 52,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 41,723 किलोमीटर है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.838 हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था चंद्रयान 3 से रिलेटेड। एक स्टूडेंट ने बताया कि चंद्रयान 3 कब लैंड हुआ था, और एक ने बताया था कि चंद्रयान 3 का जो आपका मॉड्यूल था यानी कि रोवर था वो पृथ्वी के कक्षा में कब आया था, ठीक है। तो पृथ्वी के कक्षा में कब आया था, यही 90% क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका नवंबर 2023 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता कि चंद्रयान 3 चांद पर कब लैंड किया था, तो इसका राइट आंसर 23 अगस्त 2023 होता। इसके अलावा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 बजे हुआ था। ये यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार साय यानी कि शाम 6:04 बजे के आसपास सफलतापूर्वक उतरा था। इसके अलावा इसरो, रोसकॉस्मोस, नासा और सीएनएसए के बाद चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बन गई थी, ठीक है। और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहली, इसको भी याद रखिएगा, दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला लेकिन चांद पर उतरने वाला चौथा। इसके अलावा रोसकॉस्मोस की बात करते हैं तो ये आपका रूस का अंतरिक्ष एजेंसी है, जिस प्रकार इसरो आपका इंडिया का है, नासा आप लोग को मालूम होगा अमेरिका का है, और सीएनएसए आपका चीन का है। यानी कि रूस, अमेरिका, चीन के बाद भारत है जो कि चौथा देश बन गया था। इसके अलावा लैंडर को चंद्र रात के ठंडे तापमान का सामना करने के लिए नहीं बनाया गया था, और लैंडिंग स्थल पर सूर्यास्त लैंडिंग के 12 दिन बाद सतह मिशन को समाप्त कर देता है। इसके अलावा प्रोनोदन मॉड्यूल अभी भी चालू है। पृथ्वी के निरंतर वैज्ञानिक अवलोकन के लिए 22 नवंबर 2023 को चंद्र कक्षा से उच्च पृथ्वी की कक्षा में वापस चला गया है, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स अभी तक इतना ही प्रश्न मिले हैं, और भी प्रश्न मिलेंगे उसको हम लोग ऑल शिफ्ट के वीडियो में कवर कर लेंगे, तो इसके लिए चिंता नहीं लेना है। बाकी वीडियो अभी का अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, लाइक के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, और बाकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद।